हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बजट ट्रेडर। बजट ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। बजट ट्रेडर के बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट का ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है प्लेलिस्ट का। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने की ट्राई करेंगे कि जो शेयर मार्केट का जो है ये डिराइवेशन शुरू कहाँ से हुआ, ये काम कैसे करता है, कहाँ से आया है, और आप खुद को एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर ऐसे कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। इतना बेसिक से समझाऊंगा कि आपको और दूसरा कहीं पे कुछ देखने की जरूरत नहीं, जस्ट लाइक एन स्टोरी स्टोरी टेलिंग। चलिए, उससे पहले मैं खुद के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम देवाशीष दास है। मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ, आईआईटी पटना से हूँ। और बाकी मैं डीप लर्निंग बेस्ड इमेज एक्सट्रैक्शन में अभी काम कर रहा हूँ। मेरा मार्केट में 6+ ईयर का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स का। और बाकी मैंने 2020 का कोविड का मार्केट का क्रैश अपने आंखों से देखा है, और उस क्रैश में मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है वो भी देखा है। और उस टाइम सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है उसका भी एक्सपीरियंस है। उसके बाद कोई भी क्रैश आने के बाद मार्केट नेक्स्ट कैसे बाउंस करता है, और जब बाउंस करके ऑल टाइम हाई लगाता है जो वो रैली कैसा होता है वो भी मैंने देखा है। तो वही सब बहुत सारा चीज़ आप लोगों को साथ शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों के पास आया हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, बाकी मैं भी अपने तरफ से बेस्ट टू बेस्ट सपोर्ट करने का ट्राई करूंगा, आप लोगों को नॉलेज शेयर करने ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं ना, सबके अंदर दो चीज आता है। यहाँ पे दो चीज मैं आपको बताता हूँ। एक है इन्वेस्टर, सेकंड है ट्रेडर। ठीक है, ये कंप्लीट अलग चीज है, उसका सेटअप कंप्लीट अलग अलग होता है, और उसका नॉलेज भी अलग लेवल का होता है। हर एक चीज उसका डिफरेंट होता है, ठीक है। और इन्वेस्टर इन्वेस्टर और ट्रेडर कई एक दूसरे से मतलब कंप्लीट ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो पहले आपको एक ट्रेडर बनने से पहले आपको एक इन्वेस्टर बनना होगा, उसके बाद आप ट्रेडर बनिए। अगर आप पहले ही ट्रेडिंग पे घुसे हो और आपको इन्वेस्ट, आपका लाइफ का मतलब अराउंड एक बार भी इन्वेस्ट का नॉलेज नहीं है अच्छा खासा, इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है आप देखे ही नहीं, डायरेक्ट ट्रेडिंग पे आ गए ना, तो मार्केट आपको, आप बहुत रॉन्ग जगह पे हो। मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोलता रहता हूँ कि शेयर मार्केट का जर्नी जो है ना वो स्लो है, ठीक है। बट एवरी स्टेप में आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बाकी शेयर मार्केट काम कैसे करता है सब कुछ सिखाता हूँ। और ये कंप्लीट जो वीडियो है, ये प्लेलिस्ट का जितना भी वीडियो रहेगा, हर एक वीडियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रहेगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ट्रेडिंग का कंप्लीट अलग है, उसका वीडियो भी अलग है, उसका नॉलेज भी अलग है, सब कुछ बाद में आएगा। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ से है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी उससे पहले मैं एक आपको चीज, एक सा सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। कोई आपको 1 लाख रुपया दे रहा है, और सेकेंडली आपको 1 रुपया दे रहा है, बट उसके साथ एक कॉन्सेप्ट है कि उस 1 रुपया पूरा मंथ के लिए, हर एक मंथ मतलब 30 डेज के लिए उसका वैल्यू डबल होता जाएगा। तो आप कौन सा चुनने का ट्राई करेंगे, 1 लाख या 1 रुपया? 2 सेकंड सोचिए खुद को। सोच लिया? अगर आपने ये 1 लाख रुपया चूज किया है तो भी ठीक है, और जिसने ये 1 रुपया चूज किया है, कॉन्ग्रेट्स, अब फ्यूचर में कुछ करने वाले हो लाइफ में। चलिए, क्या करने वाले हो मैं दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए, जो 1 लाख रुपया मान लीजिए, 1 लाख रुपया जो बंदा है, वो 1 लाख रुपया एक ही दिन में लेके बैठ गया, ठीक है। अब हम दूसरा बंदे का आता है। मान लीजिए ए ने 1 लाख रुपया चूज किया था, बी ने 1 रुपया चूज किया था। बी का स्टेटस देखते हैं। फर्स्ट डे बी के पास 1 रुपया रहेगा, सेकंड डे उसके पास 1 इंटू 2 2 रुपया रहेगा, थर्ड डे 4 रुपया रहेगा, फोर्थ डे 8 रुपया, 16, 32, 64, 128, 256, ऐसा करके 10वां दिन में मैं उसके पास 512 रुपया, 11 में उसके पास 1024 रुपया, 12वां दिन उसके पास 2048 रुपया आए, क्या क्या 16 डेज उसके पास 32 हजार रुपया, 17 डेज में उसके पास 65 हजार रुपया होगा, ठीक है। बट देखिए, 17 डेज तक, ऑलमोस्ट मंथ का आधा से ज्यादा दिन हो गया, 2 दिन ज्यादा हो गया, उसके पास ये 1 लाख रुपये से 50% कम, ऑलमोस्ट 50% कम पैसा था, ठीक है।
बट जैसे ही यहाँ पे देखिए, जैसे ही 18 नंबर डेज जैसे ही आ गया, उसका पैसा कितना हो गया? 1,31,000। 19वां दिन कितना हुआ? 2,62,000। 20 नंबर दिन कितना हुआ? 5,24,000। उसके बाद 21 वाला दिन 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 83 lakhs, 1,67,67, 1,67 crore $3,35 lakhs, ऐसे 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 करके जाके जिस दिन 30 डेज जो होगा उसका, उस दिन उसके पास 536 करोड़, 54, ऑलमोस्ट 54 करोड़। और जो 31 दिन जो उसके पास इतना पैसा आ जाएगा, कितना? 107 करोड़ रुपया। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहाँ 1 रुपया एक महीने में जाके आपको इतना बिग अमाउंट हो गया। जो 1 लाख रुपया पहले लगता था कि 1 लाख रुपया बहुत होता है, बट 1 लाख रुपया इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसीलिए पावर ऑफ कंप्यूटर कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा, 7 अजूबा है ना, 8वां अजूबा इसको बोलता है। क्योंकि उसमें इतना ताकत है, उसमें 1 रुपया को भी करोड़ों में बदलने का तजुर्बा है इसमें, इसीलिए बोलता है। तो इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पर्पस में आए हो तो हमेशा इस वाले मैथमेटिक्स को याद रखना। टाइम देना होगा थोड़ा, बट इस टाइप का कुछ मैजिक होगा। चलिए, पहले मैं आपको शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसे आया पहले वो जानते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही दिन में कैंडल स्टिक शुरू कर देगा, क्या शुरू कर देगा, बट उससे काम नहीं होगा। पहले आपको जानना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप कुछ सीखने आए हो या फिर थ्रू आउट द लाइफ आप उसको अपनाने आए हो, तो उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से डिराइव हुआ, कोई अगर पूछे तो आपको बताना जरूरी ना है। ठीक है, तो चलिए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप तो पहचानते ही हो। ईस्ट इंडिया कंपनी का 16 में जब उन लोगों का बिजनेस जब एक्सपैंड हुआ था, तब उन लोगों का ये दिक्कत आया था कि उन लोगों का बिजनेस मॉडल एक तो बहुत बड़ा था। हर एक चीज का उन लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, इधर से उधर लाते थे, ठीक है। और तब होता था हर एक चीज शिपिंग से, एक कंट्री से दूसरा कंट्री से बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर लगे ऐसे चला जाता है, ठीक है। अब चीज ये हुआ कि तब डिजिटल पेमेंट की सुविधा तो था नहीं कि अभी भेज दो, क्योंकि देखिए शिपिंग में तो बहुत कॉस्ट भी आता होगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन, क्योंकि मान लीजिए उसने इंडिया से जापान भेज दिया एक शिप, ठीक है। जब इंडिया से कंटेनर जाएगा, जापान पहुंचेगा, फिर जाके पेमेंट प्रोसेस होगा, फिर वो शिप लौट के आएगा, तब जाके उसका वो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में एक कंप्लीट पेमेंट सेटअप होता है, जो हर एक एम्प्लॉय को मिलता था। बट 1 महीना, 1.5 महीना, कभी कभी कितना, अभी अभी जैसा जितना फास्ट शिप है तब तो वो भी नहीं था। तो टाइम बहुत लग जाता, 3-4 महीना, तो 3-4 महीना बिना वेतन का काम करना पड़ता था कभी कभी, ऐसा मतलब सिचुएशन जो लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ। तो उन लोगों ने एक दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया आया? जो चेयरमैन था, उन लोगों ने बोला क्यों ना हम लोगों से हम लोग का जो एम्प्लॉई है उन लोगों से ही थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करें, बदले में हम लोग क्या करेंगे, उसका उन लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। मान लीजिए उन लोगों ने एक मीटिंग किया। ये एक एम्प्लॉय 1, U1, एम्प्लॉय 2 ये है, एम्प्लॉय 3, 3 एम्प्लॉय है। उन्हें 3 एम्प्लॉय को बुलाया, बुला के बोला कि तुम हर एक लोग मुझे 100-100 रुपया दो, ठीक है। 100-100 100 रुपया दो, मेरे पास 300 रुपया आएगा। तो पहले तो वो लोग पूछेगा क्यों, तो ये बोलेगा कि ये 100 रुपया तो 100 रुपया तुम्हारे पास तो रहेगा ही, एग्रीमेंट बनाता हूँ, एक 100 रुपया तो रहेगा, ऊपर से ये 100 रुपया में इस ट्रिप हम लोग इंडिया से जो जापान लेके जाएंगे उसमें यूज करेंगे। ये 100 रुपया तुम लोगों का 300 रुपया टोटल हो जाएगा। उसके बदले जब मेरा प्रॉफिट होगा उसका भी कुछ परसेंट, 20% या 20 रुपया या 10 रुपया मैं तुम लोगों को दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या हो, इन लोगों का 100 रुपया तो रहा, उसका प्रॉफिट का भी कुछ परसेंट मिला उन लोगों को, ठीक है। तो उन लोगों ने एग्री किया। और इसी से ना चाहते हुए ना जानते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16th सेंचुरी में ही शेयर मार्केट का जो आज का मॉडर्न शेयर मार्केट में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको वो लोग डिराइव कर लिए थे। वो लोग मान गया, उसके बदले में उन लोगों को एक एक शेयर दिया। शेयर मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज तब माना जाता था। 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 3 लोगों के बांट दिया, 4 रुपया में बांट दिया, तो उन लोगों को हर एक, मान लीजिए जिन लोगों ने 100-100 रुपया दिया उन लोगों को 120 रुपया मिला, ठीक है। वही शेयर मार्केट का सिंपली कॉन्सेप्ट है। अब मॉडर्न शेयर मार्केट, यहाँ पर बार्ट ऑफ शेयर मार्केट कैसे काम करते हैं
अर्ली इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मतलब पहले ही इन्वेस्ट कर देता है। फिर मॉडर्न एक्सपेंशन मतलब अभी जो अभी का करंट के शेयर मार्केट की बात कर रहा है। मैं इसीलिए तो आपको लोगों को थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। समझ में आ गया शेयर मार्केट कैसे इनिशिएट हुआ? अब देखिए, मॉडर्न मॉडर्न शेयर मार्केट, पहले वाला तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं रहा है। तो मॉडर्न शेयर मार्केट में जो जैसे ही आता है, आप लोग हमेशा क्या करते हो, एक ऐसा कंपनी का नाम सुनते हो, जैसे यहाँ पे देखिए, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी, टीसीएस, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलएनटी, अडानी, उसके बाद एसबीआई, बजाज फाइनेंस, उसके बाद हर एक का एक एक नंबर है, देखिए 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 पॉइंट, एच डी एफ सी का 10 पॉइंट समथिंग, रिलायंस का 10.19, एच सी एल टेक हो गया इसमें, ये विप्रो हो गया, टाइटान हो गया, एशियन पेंट हो गया, टीसीएस हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। तो ये सब क्या है? और हर बार आप ये चीज देखते हो, अगर टीवी में बाई चांस जब हम लोग छोटे थे, याद है जो जी जी बिजनेस वाला आता है ना, उन लोगों का टीवी चलता रहता है, नीचे सेंसेक्स, बैंकेक्स, निफ्टी, इधर से इधर कुछ आता जाता रहता था, इधर से इधर से कुछ आता जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था क्या है। और प्राइस हर एक टाइम, हर एक सेकंड में चेंज होता, कभी 10 पे नहीं रहा, नेक्स्ट ही एक सेकंड में उसका प्राइस चेंज हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या होता है। ठीक है, वही समझाने का ट्राई करूंगा क्या है। पहले मैं समझाता हूँ, ये जो कंपनी है रिलायंस को तो आप लोग पहचानते ही हो, एच डी एफ सी बैंक, ये जो कंपनी है, इन सब निफ्टी फिफ्टी के अंदर लिस्टेड है। निफ्टी फिफ्टी कहाँ पे है? हम लोगों का एक इंडेक्स है, ठीक है। तो ये कंपनी यहाँ पे आया कैसे? ऑब्वियसली चल के तो नहीं आ सकता, उसको लाया गया है, ठीक है। कैसे लाया जाता है एक कंपनी? जैसे हम लोगों का भी बहुत सारा लोकल कंपनी है, बट उन लोगों को आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन रिलायंस सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसका प्रोसेस क्या है? क्योंकि ये सब पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो जब भी, जिस दिन रिलायंस बनाया था या जिस दिन इंफोसिस बना था, उस दिन ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं था, वो भी एक हिडन कंपनी ही था। धीरे धीरे इस कंपनी का आदमी ने काम किया, इस कंपनी ने अपना कस्टमर का ट्रस्ट जीता, ठीक है। धीरे धीरे कस्टमर ज्यादा हुआ, फिर उन लोगों ने क्या किया, उसको एज ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी आया, ताकि और ज्यादा लोग इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। ये इसका एक प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, जस्ट एज्यूम कि आप, या आप है, या मैं हूं, एक लोकल कॉफी का बिजनेस शुरू किया हूं, ठीक है। ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी को मिक्स करके एक हम लोग कुछ कॉफी बनाया है, जिसमें मान लीजिए हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ नोवेल्टी लाया हूँ, जैसे जस्ट लाइक कि हम लोग यहाँ पे कॉफी में कैफीन बहुत ज्यादा है, जो हार्ट वाले पेशेंट या फिर किडनी फेलियर जिन लोगों का होता है, उन लोगों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मिला के हम लोग कैफीन का परसेंटेज कम किया है, और उसमें कुछ वेगन कॉन्सेप्ट ऐड किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग वेगन, जो प्योर वेगन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले जो ये जो बिग इन्वेस्टर्स है, उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना होगा ना, ठीक है। तो पहले तो कहीं पे लोकल, पहले तो जैसे हम लोग का लोकल जगह है उसी पे बेचेंगे। फिर मान लीजिए वहां पे लोग पसंद करने लगा, फिर थोड़ा हम लोग के पास थोड़ा पैसा आया, फिर हम एक आउटलेट खोल लिए। मान लीजिए अब हमारे पास एक प्लस एक, दो आउटलेट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दो से, अगर हम मेहनत करते रहे तो 2 से 10 आउटलेट हो गया। 10 आउटलेट होने के बाद हम लोग का दिमाग में ख्याल आएगा कि हम लोग क्यों ना इसको पब्लिक लिस्टेड बनाया दे, ठीक है। तो क्या करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वो लोग जो लोग कंपनी को बनाया था, वो लोग क्या करेगा, बिग इन्वेस्टर, मतलब जिन लोगों का ज्यादा पैसा है, बहुत सारे लोग, जैसे शार्क टैंक वगैरह हो गया या फिर कोई और हो गया, उस टाइप का आदमी या फर्म ढूंढता है जो लोग पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो उन लोगों के सामने पहले एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। अगर वो लोग को लगा कि ओके, ये हो सकता है, इसमें प्रॉफिट बन सकता है इन लोगों का, तो वो लोग क्या करेगा, पैसा देने के लिए राजी हो गया। ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप में उन लोगों ने मान लीजिए कि पैसा देने के लिए राजी हो गया। ये मॉडर्न मार्केट में वही होता है। जैसे ही थोड़ा पैसा आएगा, हम लोग, या फिर ये कंपनी का मान लीजिए नाम दे दिया सीसीओ, समथिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल के, एक्स वाई जेड डजंट मैटर, सीसीओ कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो गया। जब भी ये पब्लिक लिस्टेड हो गया, उस दिन क्या बोलता है, उसको आईपीओ बोलता है ना, कुछ दिन पहले टाटा का आईपीओ आया था ना, टाटा टेक्नोलॉजीज का। मतलब क्या, जिस दिन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब उस दिन से वो कंपनी पब्लिक के लिए ऑफर हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेप तक
अगर आप और मैं एक नॉर्मल पर्सन हो ना, इस स्टेप तक हम लोग, यहाँ तक हम लोग शेयर नहीं खरीद सकते। बट जिस दिन ये आईपीओ में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग शेयर खरीद सकते हैं। ये देखिए, ये है हम लोग, आप लोग, मैं लोग, यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही ये कंपनी आईपीओ लॉन्च हो गया, मान लीजिए यहाँ पे दो दो आदमी हैं, ये है राम, ये है सीता। राम और सीता, ऑब्वियसली कोई कोई नया नया जब आईपीओ लॉन्च होके आता है, सबको तो पता नहीं कि वो कंपनी बिजनेस क्या करता है, उसका प्रोडक्ट क्या बनाता है। ठीक है, मान लीजिए दो राम और सीता है, उन लोगों को थोड़ा बहुत पता है, उस कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, ठीक है, उन लोगों ने उस कंपनी को खरीद लिया। और यहाँ तक इस वाले प्रोसेस को, जब तक आईपीओ नहीं आता है, उस प्रोसेस को ग्रे मार्केट बोलता है। उसके बाद ये व्हाइट मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, राम और सीता ने खरीद लिया। राम और सीता को बदले में एक एग्रीमेंट मिला है। जैसे ही शेयर खरीदेगा, ऑब्वियसली कोई ब्रोकर के थ्रू खरीदेगा, उसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपना एम्प्लॉय किया था, वहां पे भी हम लोग सेम ही करते हैं कि आज से मैं तुम्हारे कंपनी का ओनरशिप खरीदता हूँ, एक क्वांटिटी खरीदा हूँ, 1 लाख क्वांटिटी, डजनट मैटर। उसका सिंपल सा लॉजिकली यही होता है कि अगर आपका कंपनी प्रॉफिट करता है तो मैं उसका प्रॉफिट का भागीदार बनूंगा, अगर आपका कंपनी नुकसान करता है तो मैं उस नुकसान का भी भागीदार बनूंगा। सिंपल सा चीज वही होता है। ठीक है, दे गेट द फर्स्ट क्रैक एट इनिशियल आईपीओ में, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट, शेयर खरीद के तो बैठ गए राम और सीता, ठीक है, बट उसके बाद क्या? अब राम और सीता का प्रॉफिट कैसा होगा, बताता हूँ। देखिए, जैसे इस कंपनी के पास लोग कंपनी का शेयर खरीदने लगे, उस कंपनी का भी थोड़ा बहुत पैसा आने आएगा। फिर वो कंपनी क्या करेगा, स्ट्रीट से आके ये लोग आउटलेट, और ज्यादा आउटलेट खोला। यहाँ पे देखिए, उन लोगों का अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा है, तो बहुत सारे लोग लाइन पे लग के आ गया, कस्टमर भी हैप्पी है। ठीक है, तो कंपनी का इवैल्यूएशन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही 2-3 क्वार्टर जाएगा या 1-2 साल जाएगा, लोग देख रहे हैं कि इस कंपनी को, इनिशियली इस कंपनी का प्राइस कितना था, 0.98, 1 रुपया भी नहीं था। अभी मान लीजिए इस कंपनी का प्राइस 3.82, मान लीजिए 3 रुपया हो गया। मतलब जो जिसका प्राइस 1 रुपया भी नहीं है, ऑलमोस्ट 4 रुपया हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना पैसा बढ़ गया है, ठीक है, पहले से। तो बाकी लोगों को ये लगेगा कि अच्छा, ये कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है, पी रेशो भी इसका अच्छा है, मतलब कंपनी अच्छा काम कर रहा है, तो बाकी बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आएगा उस कंपनी को। ठीक है, पहले इस केस में आप देखिए, लोग था इतना, बट सिर्फ राम और सीता ने खरीदा था, दो ही आदमी ने। अब देखो, हर एक लोग खरीदने के लिए राजी है, क्योंकि एक अच्छा कंपनी जब क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट करने लगेगा, सब लोग इसको खरीदने के आएगा। और जैसे ही खरीदेगा, देखिए, अगर कंपनी अच्छा कर रहा है, इफ द कंपनी इज डूइंग गुड, ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी को उस कंपनी के बारे में अट्रैक्ट होगा, शेयर खरीदेगा। अगर ऑब्वियसली कोई कंपनी अच्छा करेगा, उनका उनका प्रोडक्ट सेल होगा, तो उसका इवैल्यूएशन बढ़ेगा। एट द सेम टाइम प्रोपोर्शनली उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। शेयर प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, उसका जो इन्वेस्टर्स है, जैसे राम और सीता ने उन पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उन लोगों का पैसा भी बढ़ेगा। मान लीजिए राम ने 100 रुपया में लिया था शेयर, उसका वैल्यू 200 रुपया हो गया, मतलब राम का पैसा डबल हो गया। उसने अगर 1 लाख रुपया लगाया था, तो उसका डबल हो गया, मतलब राम के पास 2 लाख रुपया हो गया। ठीक है, उसी चीज को प्रॉफिट बोलता है। अगर तुम्हारा खरीदा हुआ पैसों से जो करंट वैल्यू है वो 1 रुपया भी ज्यादा है, अगर मान लो एक्स से खरीदे हो, x+1 से रुपया भी है तुम्हारे पास, तो 1 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि देखिए, कोई एक कंपनी शेयर मार्केट में दो ही काम कर सकता है, आइदर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर बुरा। जनरली न्यूट्रल कंडीशन नहीं रहता है कंपनी का, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन को भी कंपनी एज ए नेगेटिवली इफेक्ट लेता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आइदर वो कंपनी अच्छा काम करेगा, उसका शेयर वैल्यू बढ़ेगा, आइदर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो शेयर वैल्यू घटेगा। अब अच्छा वाला तो हो गया, बट ये भी तो हो सकता है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है। मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा आ जाने के बाद उन लोग का काम में, आउटलेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया। मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल, मैं किसी का कंपनी का डायरेक्टली नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे XYZ कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए उसका कॉफी प्रोडक्ट में ये चूहा निकल गया, ठीक है, फिर वो न्यूज न्यूज में आ गया। जैसे ही न्यूज में आएगा, ऑब्वियसली वो न्यूज जैसे ही फटेगा, जो लोग इन्वेस्टर्स है या फिर जो एक, क्योंकि देखिए, अगर एक कोई भी कंपनी में
सिर्फ रिटेलर इन्वेस्टर, रिटेलर मतलब हम राम सीटा जैसा छोटा छोटा इन्वेस्टर ही तो नहीं होल्ड नहीं करते हैं, बहुत सारा उसमें बिग मनीज भी, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा इनिशियली पैसा दिया था, प्रोमोटर्स रहता है, उन लोग का भी तो पैसा है ना। तो क्या करेगा वो लोग, सेल करेगा कोई, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए राम ने सेल कर दिया, उसके बाद कोई कोई बिग मनीज ने भी सेल कर दिया, ऑब्वियसली एक दो क्वार्टर तक रहेगा, बट कंटिन्यूअस अगर न्यूज खराब आ गया, उसके बाद वो लोग कंपनी का लोग अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा है, तो क्या देखेगा, जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, हर क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस कर रहा है, पहले क्वार्टर में 20 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 100 करोड़ का नीचे आया, लॉस हो रहा है, तो क्या करेगा, इन्वेस्टर्स लोग सेल करना शुरू करेगा, प्रोमोटर्स लोग सेल करना शुरू करेगा, तो क्या होगा, कंपनी का कंपनी अगर अच्छे से काम नहीं, उसका वैल्यूएशन गिरेगा ना, जब वैल्यूएशन गिरेगा उसका शेयर प्राइस भी कम हो जाएगा, तो उस केस में आपको, मान लीजिए आपने 100 रुपया में खरीदा था, उसका प्राइस 80 रुपया हो गया, तो ये जो 20 रुपया का डिफरेंस है ना, ये 20 रुपया आपका लॉस है, ठीक है। मान लीजिए एक्स से खरीदा हो, x-1, सॉरी, x-1, तो -1 आपका लॉस है, ठीक है। उस केस में आपका लॉस होगा, ठीक है, यही दो सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे मैंने सिखा दिया है, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपको। बाकी आईपीओ मैंने किया है, समझा दिया है, इसीलिए मैं हमेशा से हर एक चीज लेमन लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूँ, तो आपको ये सब इंग्लिश पढ़ने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग देखा कि एक कंपनी का शेयर पर, अपना काम के ऊपर शेयर मार्केट का कितना इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एज ए इन्वेस्टर हम लोग को क्या करना है, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि हम लोग को जस्ट इन्वेस्ट करके बेच जाना है, कि हम लोग कुछ देखना ही नहीं है, ऑब्वियसली मेरा पैसा लगा हुआ है, आप इन्वेस्ट किए हो तो आपका पैसा लगा रहेगा, तो ऑब्वियसली उसको फोकस करना जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है, स्टे फोकस टू मार्केट नॉइस। मार्केट नॉइस मतलब इस टाइप का मार्केट नॉइस है कि जैसे, जैसे मान लीजिए आपने एक शेयर का स्टॉक खरीदा है, मान लीजिए 100 स्टॉक है आपके पास, 100 रुपया में खरीदे थे आपने, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये प्राइस बढ़ के 100 रुपया से हो गया आपका 120 रुपया। मान लीजिए आप उस स्टॉक में आप 20,000 रुपया का प्रॉफिट करके बैठे हुए हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये न्यूज, मान लीजिए वो जो कंपनी है वो, मान लीजिए वो ट्रेवल रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, जिसका उन लोगों का एयरलाइंस वगैरह है, ठीक है। अब मान लीजिए सडन ये न्यूज आ गया कि एक वार शुरू होने वाला है, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, ईरान इराक हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली ये सब जब भी आता है तो ऑब्वियसली ट्रेवल, जो ट्रेवल रिलेटेड बिजनेस है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि लोग जनरली वॉर टाइप सिचुएशन में घर में ही रहने का पसंद करेगा ना, तो क्या करेगा, ये कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब चीज ये है कि मैं क्या बैठे रहूंगा, मेरे पास 20,000 रुपया, अगर मैं बैठे रहूंगा, पहले दिन 100 रुपया, पहला दिन 100 रुपया गिरेगा, तो मेरा हो जाएगा 19,000 समथिंग, फिर नेक्स्ट दिन और थोड़ा गिरेगा, तो क्या होगा, जबकि मुझे ना मार्केट का न्यूज आ गया है कि ऐसा होने वाला है, तो मैं रिस्क क्यों लूंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, इसको ही बोलता है स्टे फोकस टू मार्केट नॉइस, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है, मेरा प्रॉफिट है तो मैं निकल जाऊंगा, अगर लॉस में है, मान लीजिए कभी आपने मान लीजिए 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, आप 19,000 रुपया में, मतलब आप 1,000 रुपया लॉस पे है, ठीक है। तो उस पर भी आपको एनालाइज करना है कि न्यूज, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम शायद खराब था, ठीक है, बट न्यूज जैसे ही आ गया तो गिरेगा ही, ये थोड़ी देर बाद ये 1,800 हो जाएगा, उसके बाद 1,700 हो जाएगा, उसके बाद 1,500 हो जाएगा। इस टाइम में आपको ये डिसीजन लेना है कि मैं 500 रुपया लॉस करने के लिए हूँ, कि 100 रुपया में लॉस करके निकल जाऊं, जब सिचुएशन थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जब 1,500 रुपया तक चला जाओगा जाएगा, फिर ये 2,000 तक आने में ही तो 6 महीने लगे रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ही निकल गए 1,900 में, तो आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा ना, वही चीज है, सॉरी। ओके, हैव योर, इसीलिए बोलता है हैव योर ओन रिसर्च। ओके, सेट योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। टारगेट एंड स्टॉप लॉस मतलब इसका सिंपल सा फंडा ये है, मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक 100 रुपया में खरीदा है, ठीक है, मैं स्टॉक 100 रुपया में खरीदा हूँ,
जिस दिन मैं पैसा लगाया था उस दिन मेरा एक सेट होना चाहिए कि इसको जिस दिन ये 150 रुपया हो जाएगा मैं बेच दूंगा, और कोई दिखना विखना है नहीं, 150 रुपया होगा तो मैं बेच दूंगा। जिस टाइम आप टारगेट सेट करोगे उस टाइम एट द सेम टाइम आपका एक स्टॉप लॉस भी होना है। स्टॉप लॉस का मतलब से ही पता चलता है कि आपका बाई चांस प्रॉफिट ना होकर लॉस हुआ, स्टॉप लॉस का वर्ड देखिए, लॉस उसके आगे स्टॉप, मतलब लॉस को कम से कम किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप 50 रुपए का प्रॉफिट के लिए, मान लीजिए मैं 20 रुपया का लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो जिस दिन ये कंपनी अगर बाई चांस ऊपर ना आ जाएगा, 80 रुपया में आ जाएगा, मुझे बिना कुछ सोचे ही निकल जाना चाहिए। इस टाइप का साइकोलॉजी लेके मार्केट पे आओगे तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनोगे। बट लोगों का क्या है, मेरा खुद के साथ भी इनिशियली हुआ था और बाकी आप लोगों के साथ भी होगा, आप हमेशा प्रॉफिट को मिनिमाइज करते हो। 150 रुपये टारगेट है, 150 रुपये जाने ही नहीं देगा, 130 में ही लगाया लगेगा, और शायद इससे ऊपर ना जाए, गिर जाए, 130 में ही बुक कर लेते हैं। लेकिन लॉस जब 80 रुपया होगा, फिर हम लोग का दिमाग में ये आता है नहीं ये तो ऊपर तो आ भी सकता है, फिर 80 से आएगा 70, नहीं फिर से लगेगा कि नहीं आ सकता है, फिर जब 60 में आएगा तब दिमाग में ये आएगा और 10 रुपया गया तो कैपिटल तो आधा हो गया, फिर 50 में आएगा तब आधा कैपिटल बुक करके वाइप आउट जब हो जाएगा तब निकलता है। उस टाइप का नहीं है, यहाँ पे हम लोग पैसा कमाने आए हैं, ठीक है। शेयर मार्केट पूरा थ्रू आउट द लाइफ टाइम खुला रहेगा, आप इतना दिन तक जिंदा नहीं रहोगे जब तक शेयर मार्केट तब तक खुला रहेगा। बट तब तक आपके पास पैसा रहना चाहिए, पैसा हमेशा नहीं रहता है। तो शेयर मार्केट का आने का मेन वही होता है, भले ही आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास पैसा रहना चाहिए। तो प्रॉफिट का टारगेट हमेशा सेट रहना चाहिए और लॉस हमेशा मिनिमम करके उसके हिसाब से रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सेट करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट करने आए हैं, लॉस करने नहीं आए हैं। सिंपल सा ये चीज याद रखिए। ऑलवेज रेस्पेक्ट द मार्केट, ऑलवेज रेस्पेक्ट द मार्केट, इसका मतलब यह है कि आप मार्केट को एज ए बिजनेस संभाल समझिए, ठीक है। मार्केट के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। मार्केट का मूवमेंट अगर अप साइड मूवमेंट में, अप साइड में प्लान कीजिए, डाउन साइड में है डाउन कीजिए। किसी दिन अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया में आप लोगों का 80 रुपया हो गया, ठीक है। उसके साथ आप मार्केट को फिर मार्केट को मतलब उसके रिवेंज मत लेने चाहिए कि रुकिए यहाँ से निकल के कोई दूसरी जगह लगा रहे, तो नहीं। मार्केट को हमेशा ठंडा दिमाग से सोचो, हर एक दिन आपका नया नया मूवमेंट मिलेगा, मार्केट हमेशा आपको पैसा देने के लिए रेडी है, जस्ट आपको फोकस्ड रहना है, आपको सही दिमाग से काम लेना है, ठीक है। मार्केट के साथ रिमेज नहीं लेना है। फोकस ऑन सराउंडिंग एंड स्टे इन्वेस्टेड टू डेम, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर नहीं हो, तो आपको क्या, मान लीजिए आपका इतना पढ़ाई लिखाई है नहीं, आपको इतना चीजें देखना नहीं आता है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने का मन है, बिल्कुल, तो आपका ये का मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज ना होने का भी आप इन्वेस्टमेंट करने कर सकते हो, जस्ट आपको एक थोड़ा सा टाइम देना होगा। हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल होता है तो और अच्छा, 10 साल है तो बढ़िया, 20 साल है तो क्या ही बोले। चीजें ये है कि आप हमेशा देखिए आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें यूज हो रहा है, ठीक है। एक अच्छा कंपनी का पहचान क्या है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकता है, उसका प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी ज्यादा दूर दूर तक है, ठीक है। जैसे हम लोग का घर में ही सबसे पहले अपना घर में देखिए ना, हम अपना हर घर में जब भी देखते हैं छोटे से ब्रिटानिया का बिस्कुट खा के आए हैं, ठीक है। तो ब्रिटानिया का जो शेयर है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हर हम जब छोटे से थे नेस्ले का प्रोडक्ट खा खा के ही बड़े हुए, अभी आज भी खाते हैं, तो नेस्ले में इन्वेस्ट कीजिए। जब भी घर बनाते हैं हम लोग का दालमिया सीमेंट का नाम कॉमन है, दालमिया सीमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी काम टेक्निकल, सॉरी आईटी रिलेटेड कुछ भी लेना है, या फिर दो नाम कॉमन है, इन्फोसिस, विप्रो हो गया। गुटखा खाना है, सिगरेट लोग खाता है, आईटीसी का नाम कॉमन हो गया। वो ही सब में, लेकिन मैं यहाँ पे गुटखा और सिगरेट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वो सब सेहत के लिए हानिकारक है, मत खाइए, ठीक है। तो जो चीज यूज हो रहा है आप उसी को फोकस कीजिए, बस। और उससे आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। चलिए अब बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग समझाते हैं हमें। शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट का सबसे बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि जो आपका वेल्थ जो होता है ना, आपका जनरेट होता है, अगर आप शेयर मार्केट को एक हैबिट बना लिया इन्वेस्ट करने का, मान लीजिए आप हर महीने आपको, आपका सैलरी है इतना, हर महीने आपका 5,000 रुपया बच जाता है,
मान लीजिए उस 5,000 का आप 50% या 2,500 रुपया हर महीना शेयर मार्केट में लगा रहे हो, और आप ऐसा 30 साल तक कर रहे हो। आप अंदाजा नहीं लगा सकता उस 30 से उसका वैल्यू इंटू करके जितना आएगा, उसका रिटर्न कितना गुना आएगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस टाइप का रिटर्न आता है। क्यों आता है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी। तो बाद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कि देखिए, बहुत सारे लोग, हम लोगों का हैबिट है कि बैंक में पैसा रखता है। बहुत सारे लोग तो बैंक के सेविंग करंट में ही पड़ा रहता है, कोई कोई है थोड़ा बहुत एफडी में रहता है। एफडी में रिटर्न कितना आता है, 5 to 7%, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना आता है, इन्फ्लेशन का भी 5 to 7%, कभी कभी ज्यादा ही आता है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो आपका वैल्यू जो बढ़ रहा है दिख रहा है, बैंक जो थोड़ा बहुत दे रहा है, वो भी इन्फ्लेशन खा रहा है। और जब बढ़ जाता है इन्फ्लेशन, तो अल्टीमेटली आपका पैसों का 100 रुपया का वैल्यू नेक्स्ट नेक्स्ट साल आपका 95 हो जा रहा है, उसके बाद 90 हो जा रहा है। आपका वैल्यू, पैसों का जो वैल्यू है 100 रुपया, उसका वैल्यू कम होता जा रहा है, बट आपको पता नहीं चल रहा है। बैंक में पैसा रखने का सिंपल मतलब वही होता है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल, 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए हो, मिनिमम अगर एक स्टॉक, एक मिनिमम भी रिटर्न दे रहे हो, तो वो भी एटलीस्ट 7 8 9% तो मंथली देता देता ही है, ठीक है। तो आप 5% 4% तो एक्स्ट्रा जनरेट कर ही रहे हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, और आज के टाइम में आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, फिर भी आप दुनिया के टॉप 2% लोगों में से हो, ठीक है। और बाकी आपका पैसिव इनकम मतलब इन द सेंस कि जब आप कोई भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए जैसे 100 रुपया का एक स्टॉक लिया। जैसे बहुत सारा स्टॉक होता है, वो लोग क्या करता है कभी कभी साल में, मान लीजिए 100 का प्राइस 1,000 हो गया, तो वो लोग कंपनी डिसाइड करता है कि हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, 500 में स्प्लिट कर देते हैं। तो क्या करेगा, इसका 500 रुपया लाएगा, तो क्या करेगा ये लोग, बोलेगा कि जिन लोगों के पास एक एक शेयर है, उन लोगों को हम और दो दो शेयर दे देंगे। मतलब जिन लोगों ने एक शेयर ओन किया था, उसको और 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल गया, तो हो गया एक शेयर के बदले 3 शेयर। एक कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं तो कभी कभी क्या करता है, वो लोग जितना कमाता है बोलते हैं हम इस बार इतना कमाए हो, मान लो उन लोगों का 1,000 करोड़ का टर्नओवर निकला है, इतना प्रॉफिट है, तो बोलेगा कि हम लोग हर एक शेयर के बदले उन लोगों को 30 रुपया डिविडेंड देंगे। मान लो किसी के पास 1,000 शेयर है, उसको 30 से करो 30,000, तो आपका 30,000 बैंक में एज ए डिविडेंड आ गया, शेयर का वैल्यू वैसा कि वैसा रहा। उस टाइप का पैसिव इनकम आपको जनरेट होता रहेगा। और बाकी लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन का तो पूछो ही मत, क्या है। जैसे मैं आपको एक शेयर का बताता हूँ, एमआरएफ का शेयर, ठीक है। एमआरएफ का शेयर, आज के तारीख में एमआरएफ का एक शेयर का प्राइस कितना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एमआरएफ, आज के टाइम में एक शेयर का प्राइस 1,34,000, ठीक है। 1,40,000 के आसपास है, ठीक है। एमआरएफ का एक शेयर आज के तारीख में 1,50,000 के आसपास है, ठीक है। मान लीजिए रफली पकड़ लिया हूँ, बट जिस दिन आईपीओ लिस्टिंग हुआ था, वो शेयर 11 रुपया था। 11 रुपया का एक शेयर 1,50,000 रुपया हो गया है, वो भी अराउंड कितना, 20 साल के टाइम में, ठीक है। तो सोच रहे हो, जिसने 1,000 रुपया 11,000 में, मतलब 11,000 रुपया दे के खरीदा था, उसका आवाज कितना रुपया होगा, आप समझ पा रहे हैं। इसको बोलता है वेल्थ जनरेशन, उसका जनरेशन टू जनरेशन बैठ के खाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का आदत डालना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में कोई बुराई नहीं है, ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग भी बुराई नहीं है, मैं खुद ट्रेड करता हूँ ना, मैं ट्रेडिंग का भी प्लेलिस्ट ला रहा हूँ। बुराई कुछ में भी नहीं है। कोई भी चीज अच्छे से करोगे, थोड़ा सीख के करोगे, अपना दिमाग को सही से लगा के करोगे, आप उस चीज को रेस्पेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होंगे, ठीक है। चलिए, ओके। शेयर मार्केट का, हाँ, मैंने तो बता ही दिया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में कोई बुराई नहीं है, फिर भी लोग एक डार्क साइड तो हर एक चीज का तो कुछ कुछ निकाल ही लेगा। बैट नेम किस लिए है, ठीक है। देखिए, चीज ये है कि जब शेयर मार्केट क्रैश होता है, बैंक में आप जब पैसा रखते हो, एटलीस्ट उसका वैल्यूएशन, एटलीस्ट गवर्नमेंट ये गारंटी देता है कि भले ही कुछ ना दो, एटलीस्ट 100 रुपया का वैल्यू तो 100 रुपया रहेगा। बट शेयर मार्केट में क्या है, वो कुछ गारंटी नहीं रहता है कि उस 100 रुपया का वैल्यू 100 रुपया ही रहेगा, ठीक है। आइधर वो 1,000 भी बन सकता है, या फिर जीरो भी बन सकता है। पेनी स्टॉक में करोगे तो जीरो बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा मैंने तो बोला ही है कि स्टॉक, हमेशा अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका प्रोडक्ट चलता है, ठीक है। फिर भी रिस्क है, बिल्कुल है। किस टाइप का रिस्क है, जैसे 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था। अब ग्लोबल रिसेशन आएगा तो मार्केट के ऊपर उसका इफेक्ट तो आएगा ही डेफिनेटली। 2008 का रिसेशन जो आया था, उस टाइम यूएस में वो रिसेशन शुरू हुआ था, उसके बाद वो यूरोप, फिर फैल फैल के पूरा ग्लोबल में फिर गया, तो अच्छा खासा करेक्ट हो गया। सेंसेक्स अराउंड
60% के आसपास करेक्ट हो गया था। बट चीज ये है कि करेक्ट होने के लिए मार्केट को मौका भी मिला था। उस टाइम बहुत कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब जो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। ठीक है। तब चीज क्या था तब और आजकल में, इसीलिए आजकल आप एक अकाउंट खोलोगे एक ब्रोकर में आप लोग को, या फिर आप आज बैंक में जाओगे, बैंकिंग सिस्टम आजकल इतना सिक्योर कैसे हुआ? 2008 के बैंकिंग क्राइसिस के बाद ही हुआ है। उससे पहले बैंकिंग लोगों को आप बोलने जा रहे हो कि मुझे लोन चाहिए, 1 लाख रुपया का मुझे लोन चाहिए, बैंक आपको बिना कुछ इतना देखे हुए से बोलेगा, थोड़ा दो चार क्वेश्चन पूछ के आपको बैंक लोन दे के भेज देगा। ठीक है। वो लोग बैंक पहले इस ये भी नहीं देखता है कि जो आदमी लोन के लिए अप्लाई किया है उसका जेब में खोटी कौड़ी भी है, वो उस लोन को रिपे करने के लिए उसका कैपेबिलिटी है, ये भी नहीं देखता था। वही चीज 2018 में हुआ था कि 2018 में जो रियल एस्टेट का जो है ना, रियल एस्टेट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि उस टाइम उससे रेट कट जो है बहुत कम था। मतलब लोग बैंक से मतलब बहुत कम प्राइस में 1-2 रुपया 1-1.5% में लोन ले सकता था। रेट कट बहुत कम था। तब क्या करता है, लोग देख रहा है कि रिटेल रियलिटी स्टॉक बहुत और रियल एस्टेट बहुत हाईली ग्रो कर रहा था। ठीक। तो लोग क्या करता है, जो खुद का जमा पूंजी है वो तो रियल एस्टेट में ही लगा रहा है। उन लोगों को लगा कि जो भी जो दिखता है वही बिकता है ना। उन लोगों को लग रहा है कि ये ऊपर जाए, उन लोगों को लगता है फ्यूचर में और ऊपर जाएगा। तो रियल एस्टेट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। एट द सेम टाइम क्या करना, लोग लोन बैंक में लोन अप्लाई करने लगा कि हम लोग घर खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। तब चीज ये हुआ कि लोन बैंक के ऊपर इतना प्रेशर आ गया, तब बैंक ने क्या कॉन्सेप्ट किया कि दो टाइप का बैंक है, एक है मेन टाइप का बैंक है और एक है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक इस टाइप का जो छोटा मोटा जिन लोगों को हो ना, उन लोगों का लोन देना, लोन लोन देते हैं इन लोगों का। फिर क्योंकि बैंक के पास बहुत प्रेशर था, तो इन बैंक ने उसका ट्रांसफर कर दिया था कि ये तुम लोग देखो, लोन वाला मामला अच्छे से देख के वो करो। फिर ये बैंक इसको लोन देता था और ये लोग इसको लोन देता था। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि ये वाला इन लोगों ने एक तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरी नहीं किया था कि जिन लोगों ने लोन लिया था उन लोग लोन रिपे करने के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं। और ऊपर से यहाँ पे हो कि यहाँ पे इन लोग उस नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा ऐसा लोगों का भी लोन अप्रूव कर दिया जो जिसका लोन ऑलरेडी इस मेन बैंक के थ्रू उन लोगों का लोन रिजेक्ट हो गया था, बट इन लोगों ने उसको अप्रूव कर दिया। भर भर के लोग पैसा लिया। फिर रियल एस्टेट का प्राइस ज्यादा से ज्यादा, मतलब 100 रुपया का चीज 200 रुपया में लोग खरीद रहा है। रियल एस्टेट का प्राइस बहुत बढ़ गया। बट इंटरेस्ट रेट तब 1.5 रुपया 2 रुपया में था, बट हमेशा तो नहीं रहता है, क्योंकि उसका एक रेट कट का एक साइकिल रहता है। ठीक है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, 1 रुपया का प्राइस जैसे 5 रुपया में, अब बैंक को लोन लिए हो तो लौटाना भी है ना। 1 रुपया में ले वो 5 रुपया हो गया तो 5 रुपया में लौटाना है। तब लोगों का असलियत समझ में आया कि वो लोग तो लोन रिपे करने के लिए तो लायक ही नहीं है। 1 रुपया के मतलब 5 रुपया देना है, मतलब 5 टाइम्स। तो उन लोगों ने क्या किया, लोन देना ही बंद कर दिया। जैसे ही लोन देना बंद कर दिया तो बैंक में डिफॉल्टर लोग लिस्ट निकाला। फिर बोला है कि ये लोग लोन नहीं दे रहा है तो उन लोगों का घर हम लोग नीलाम करेंगे। ठीक है। अब लोगों को ये लगा कि मेरा हाँ, जैसे ही बैंक कोई भी चीज नीलाम करने आता है तो गवर्नमेंट का प्राइस बहुत कम रखता है ताकि कोई ले ले। ठीक है। अब चीज ये देख रहा है कि लोग हम लोग इसको 1 लाख में खरीदे थे, गवर्नमेंट उसका 50,000 में नीलाम कर रहा है। तो लोगों को ये लिया कि जिसका प्राइस मैंने इतने में लिया था अब वो लोग नीलाम इतने में कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी क्या है, डिफॉल्टर में आ गए हैं। वो लोग जानबूझ के कोई कोई किसी किसी का तो लोन पे करने का औकात नहीं था, और जिन लोगों के पास औकात था वो लोग भी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का ये आ गया कि वो तो एक फैक्ट प्रॉपर्टीज टाइप का मैंने ले लिया था जिसका प्राइस बढ़ा हुआ था 1 लाख रुपया, अभी तो उसका 50,000 भी नहीं है। उसी के चक्कर में बाकी लोग भी बैंक को उसको घर सेल करने का लोग भी नहीं मिल रहा था, तो रियल एस्टेट का प्राइस धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरने लगा फिर से। जैसे ही गिरने लगा इतना लेवल तक गिर गया कि वो बेच के भी उस बैंक का मतलब जो, क्योंकि देखो इस बैंक को लोन दिया था इसने, इसको तो इन लोगों को भी लौटाना है ना, नहीं तो ये लोग ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो इन लोगों का हालत खराब हो गया। और लेमन एंड ब्रदर्स तब तक इतना मतलब फेमस बैंक था कि उन लोगों ने, मतलब उन लोगों के पास बहुत एक अच्छा खासा मतलब पकड़ था उन लोगों का। फिर उन लोगों ने जैसे ही बोल दिया कि हम लोग तो बैंकरप्ट हो गए, हम लोग तो इसको बिल्कुल नहीं कर रहे, तो उसने इस बैंक का दिमाग हिला दिया। क्योंकि इन लोगों को बहुत सारा, ये लोग बैंकरप्ट हो गया मतलब इसका भी तो बहुत सारा नुकसान हो गया। तो यहाँ से ये शुरू होके पूरा ग्लोबल में फैल गया। उसके बाद एक रिसेशन शुरू हो गया। उसी को लेमन ब्रदर कोलैप्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे स्टोरी टाइप सुना है, और कुछ है एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक है।
बाकी वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी तो रहता ही है, क्योंकि फियर एंड मिस्ट्रेस की वजह से बहुत सारा कुछ होता है, क्योंकि जिस चीज में पैसा लगा रहता है उसमें तो वॉलेटिलिटी रहता ही है। बाकी मीडिया इन्फ्लुएंस तो बहुत है। जैसे इस बार का बीजेपी बीजेपी का तो सीन देखे ही थे ना। इस बार बीजेपी को इस बार मिला कितना एकदम, 3 तारीख को जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन बीजेपी को जिता दिया एकदम। मोदी जी ने तो बोल ही दिया कि इस बार जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा शेयर मार्केट का, उस दिन हर एक एल्गोरिथम ही काम करना बंद कर देगा। ठीक है। बस जिस दिन आया, हाँ, काम करना तो बंद कर दिया, हम लोग का दिमाग काम करना बंद कर दिया। एक बार तो 11 बजे के आसपास जो एक कैंडल मारा था ना, मुझे तो दिमाग ही खराब हो जाता है वो अभी भी सोच के। जिस टाइम लगा था कि बीजेपी हार ही गया शायद, तो उसके बाद थोड़ा रिकवर आया, जो भी है। उस टाइप का मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। ठीक है। बाकी स्टोरीज ऑफ लॉस, देखो, स्टोरीज ऑफ लॉस या स्टोरीज ऑफ गेन आदमी खुद बना सकता है। मैं खुद को अच्छे से शेयर मार्केट में थोड़ा टाइम देके सीख के मैं खुद को एज ए गुड एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ। ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ कि मैं 1 लाख रुपया लेके आया था, मैंने शेयर मार्केट से 1 करोड़ रुपया कमाया, 10 करोड़ रुपया कमाया। ठीक है। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। और ये भी है कि मैं 1 करोड़ रुपया लेके आया था, मैं 1 घंटे में लॉस कर दिया, क्योंकि शेयर मार्केट को 1 घंटा खाने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट में तो पॉसिबल नहीं है इतना, बट ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपया जीरो करने में, जीरो हीरो में 3 बजे एक ट्रेड लगा दो उल्टा साइड, बस खत्म। ठीक है। तो एग्जाम्पल तुम खुद सेट कर सकते हो, तो इन सब में फोकस मत करो। तुम्हें जस्ट इतना आपको कंट्रोल में रखना है। तुमको ये करना है कि तुम यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा कमाने आए हो। ठीक है। आप कमाने आए हो तो थोड़ा बहुत अपडेट होके आए हो, और क्यों अपडेट होके आना है उसी को आप लोगों को हेल्प करने के लिए हम लोग जैसे लोग भी आए हुए हैं। ठीक है। चलिए, तो यही है आज का वीडियो। लोगों को एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया कि शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, और किस टाइप का कंपनी अच्छा करने से क्या होता है, बुरा करने से। अब नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट तो आप समझ गए, अब स्टॉक भी तो लेना जरूरी है। यहाँ पे तो हजारों स्टॉक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए टाटा पावर बोल के मारिए, टाटा पावर आ गया इधर। अब टाटा पावर का आज के तारीख में प्राइस है कितना? 434। कुछ दिन पहले यहाँ पे 471 था। ठीक है। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, टाटा पावर का प्राइस कुछ दिन से इस रेंज में ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, बट यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रहा है। ठीक है। अब चीज है कि मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता है, तो कोई कुछ तो फैक्टर होगा कि यहाँ पे प्राइस खरीदने है कि नहीं। ठीक है। एक्चुअल प्राइस एक चीज बताया जाता है कि ऑलवेज तुमको इन्वेस्टमेंट में या शेयर मार्केट में एक चीज करना है कि बाय द डिप सेल द टिप, बट ये पॉसिबल नहीं है। हर एक बाई हर एक डिप और हर एक टिप का आपको आइडेंटिफाई करना आएगा ही नहीं। ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत क्या करना है, दो चार चीजें याद रखना है, उससे आपका ये होल्ड हो जाता है कि कब निकलना है और कब घुसना है, उसका एक आइडिया आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग इस पोजीशन में, एक चीज देखिए यहाँ पे नोटिस किए आप, जैसे ही प्राइस नीचे आता है, इस लाइन के आसपास प्राइस फिर से ऊपर जाता है, फिर जैसे ही इस लेवल में आता है 460 या 470 के आसपास, फिर से सेलिंग आ जाता है। ऐसा ऐसा करके आ गया, करंटली भी इसी के लेवल से सुलझा हुआ है। तो इन सबको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका भी प्रोसेस है। ज्यादा नहीं, 4-5 फैक्टर है, नेक्स्ट वीडियो में ला के दूंगा, आपको सिखाऊंगा प्रॉपर क्या क्या देखना है क्या क्या नहीं देखना है। चलिए, तब तक बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलिए, गुड नाइट। थैंक यू।